जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का 23 मार्च 2023 शिफ्ट टू जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 सेक्शंस हैं: जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो ये जनरल स्टडीज की हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम शिफ्ट वाइज जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हम जो पेपर था वो 6 शिफ्ट में हुआ था और 6 शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम थॉरोली कवर कर लें और उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेंगे। द आइडिया इज नॉट जस्ट टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम उसके साथ की इंफॉर्मेशन को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, वी हैव डेवलप्ड प्लेटफॉर्म ncrtquiz.com जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें हमने 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रखे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 40 to 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्लास 6 to 12, साइंस 6 to 10, पॉलिटी। तो जैसे कहा जाता है कि भाई एनसीईआरटीज आर द बेस फॉर एवरी एग्जामिनेशन, सो दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर बेस। ठीक है जी। तो ये है आपका। और नेक्स्ट इज आईबी एसीआईओ का बैच लाइव है, सीडीएस सीएपीएफ का बैचेस लाइव हैं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। सो बेसिकली वी आर रनिंग 2 प्लेटफॉर्म्स, टीम निष्ठा, एनसीईआरटी क्विज। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल। शुरुआत करते हैं सेशन की। सो उड़ीसा हाईकोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द उड़ीसा स्टेट। कहां पर है ये? भुवनेश्वर में है, कटक में है, बहरामपुर में है या राउरकेला में है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उड़ीसा हाईकोर्ट जो है वो कहां पर लोकेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर है कटक। जनरली हमारे दिमाग में भुवनेश्वर आएगा। ठीक है, सो इट इज कटक। So it is located in Cuttack, Odisha. It is one of the oldest high courts, formally inaugurated on 26 July 1948 after like independence. Also known as the judicial capital of Odisha. ठीक है जी। अदर लीगल इंस्टीट्यूशंस। अब मैं ना साथ साथ में कुछ थोड़ा सा बाकी हाई कोर्ट्स बता देता हूं जो अपनी स्टेट कैपिटल्स में नहीं है, जो आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में है, या प्रयागराज जिसको आज के समय पर हम कहते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, उसकी जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो उसकी हाई कोर्ट है वो जम्मू और श्रीनगर। ठीक है जी। तो जो है आपका राजस्थान हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है आपकी जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। ठीक है जी। सिमिलरली केरल हाई कोर्ट जो है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में नहीं है, एर्नाकुलम। ठीक है, कोची के पास एर्नाकुलम में है। ठीक है, तो ये कुछ हाई कोर्ट्स हैं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूं जो उनकी कैपिटल सिटी में नहीं है। देखो, सबसे पहले तो कैपिटल सिटी को भी आपको समझना पड़ेगा। एक लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल होता है, एक जुडिशियल कैपिटल होता है। लेजिस्लेटिव कैपिटल जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है, उस स्टेट का विधानसभा, विधान परिषद है। एग्जीक्यूटिव जहां पर मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। और जहां पर हाई कोर्ट होता है वो जुडिशियल कैपिटल हो गया उस स्टेट का। जैसे हम देश के बारे में बात करें तो भारत देश की कैपिटल हम क्या कहते हैं? दिल्ली, न्यू दिल्ली। वहीं पर आपका हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट भी है। वहीं पर आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं और वहीं पर आपका पार्लियामेंट भी है, लोकसभा, राज्यसभा। तो कुल मिला के सब दिल्ली में ही है, इसलिए दिल्ली ही कैपिटल है। जैसे श्रीलंका के केस में देखेंगे तो श्रीलंका के केस में आपको 2 कैपिटल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ हाई कोर्ट्स आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया टचेज द मिनिमम स्टेट बाउंड्रीज? कौन सा है जो मिनिमम स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है? अब ये क्वेश्चन ना ऐसा आप रट नहीं सकते हैं, वहां पर ही आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, उड़ीसा के जो है वेस्ट बंगाल है, अच्छा इधर छत्तीसगढ़ भी है, अच्छा आंध्र प्रदेश भी है, 3 स्टेट्स तो हो ही गई। तमिलनाडु के केस में अगर आप देखोगे तो केरल है, कर्नाटका है। ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि अच्छा यहाँ पे भी 3 स्टेट हो गई। फिर आप सिक्किम अभी मैंने छोड़ा है, केरल में कर्नाटका है।
ठीक है, आपका जो है तमिलनाडु है। सिक्किम के केस में देखोगे तो सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, सिक्किम, ठीक है, जो मिनिमम स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है। तो यहां पर इफ यू कैन सी, यहां पर आपका सिर्फ ये है आपका, सो दिस इज द sorry, West Bengal. So Sikkim is an Indian state that touches a minimum number of state boundaries. Only one Indian state, that is West Bengal. ठीक है जी। और इसके अलावा सिक्किम का इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, चाइना के साथ है। ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग सारी शिफ्ट्स में पूछा गया है। तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट की। ठीक है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो दिस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यस, ठीक है, देश को लेकर आप सर्विस करेंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कॉम्पोजिट कल्चर है वर्ड। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी है। तो आंसर क्या हो गया आपका, वन। ठीक है, आंसर इज क्लियरली वन, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 6 फ्रीडम्स की बात की गई है, जिसमें वन ऑफ द फ्रीडम इज टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। रिजाइड होता है टेम्परेरी, सेटल होता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है जी। चलिए, ओके, सो आंसर हमने डिस्कस कर लिया, ये दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है जी। चलिए, क्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ, ठीक है, ग्रॉस जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं उन्होंने उसकी जो ग्रोथ हुई 50%, 30%, 35%, 45%, सो दैट इज 30%। ठीक है जी। ग्रॉस जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो 30% थी, विच इज ह्यूज। ठीक है, बट हाँ, उसके पीछे कारण ये भी कह सकते हैं कि 21-22, उससे पहले कोविड का समय था। तो कोविड के समय में बहुत, मतलब ऑब्वियसली बिजनेसेस, बहुत सारे काम प्रभावित हुए। तो उसके बाद जब एकदम इकोनॉमी खुली तो वो एकदम जंप देखने को मिला। तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन grew approximately by 30%, reflecting higher income tax compliance and economic recovery trends. ठीक है जी। नेक्स्ट आपका राघव चड्ढा इज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज। आजकल वैसी चर्चा में है, एक अभिनेत्री के साथ इनकी शादी भी हुई तो उसकी वजह से भी चर्चा में थे। ठीक है, सो आम आदमी पार्टी के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका राघव चड्ढा। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द आम आदमी पार्टी, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वॉज सेटअप इन द ईयर। अब सबसे पहले तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नाम से ही क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है। ये आपकी स्टैब्लिश हुई 2006 में। ठीक है जी, ये 2006 में स्टैब्लिश हुई टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। क्यों स्पेसिफिकली अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? बैंक्स तो हैं ऑलरेडी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब यह है कि कहते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट आने में बहुत समय लगता है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत लंबा समय होता है। जैसे एक हाईवे प्रोजेक्ट है, आप उसमें टोल कलेक्शंस भी करेंगे तो 50-100 रुपए, तो वो उस पर हजारों करोड़ खर्च हो चुका है। तो इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कलेक्ट दैट मनी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में। तो उसके लिए मतलब जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं। वो बहुत सारे बैंक्स भी उतनी बड़ी फंडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIFCL मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लैंडस्केप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डिड DY चंद्रचूड़ टेक ओथ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस बने। ठीक है जी, इनके पिताजी YV चंद्रचूड़, जस्टिस YV चंद्रचूड़, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1978 से लेकर 85 तक 7 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे, अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक साल से ज्यादा, ये लगभग 2 साल रहे खुद भी जस्टिस DY चंद्रचूड़, बट कोई 1 साल से ज्यादा भी टेन्योर किसी को होता है तो कहा जाता है कि अच्छा खासा टेन्योर है, 1-1.5 साल 2 साल का टेन्योर है। उनका 7 साल का टेन्योर था। एनीवेज, इन्होंने ज्वाइन किया था नवंबर 2022 में। ठीक है जी, और लगभग जैसे मैंने आपको बताया 2 साल का इनका टेन्योर था। चलिए, सो DY चंद्रचूड़ यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये देखिए 2 साल लगभग इनका टेन्योर रहा। संजीव खन्ना जी का लगभग 6-7 महीने का टेन्योर रहा। ठीक है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जस्टिस BR गवई जो है
वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड एट लाइक और इन विच ओडिशा, इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट, कटक, अंगुल, भुवनेश्वर या फिर पुरी। ठीक है, जो उदयगिरी केव्स आपकी कहां पर हैं, ये आपकी भुवनेश्वर में है। ठीक है, फेमस फॉर देयर एंशिएंट रॉक कट स्कल्पचर्स आर लोकेटेड नियर भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है जी, तो ये आपका भुवनेश्वर में है। 1951-52 में the first year of national sample survey, the head count ratio of poverty in India was deemed to be close to population। मतलब जो उस समय पर पॉवर्टी रेशियो क्या था, ठीक है, तो वो पॉवर्टी रेशियो था लगभग 45%। मतलब 45% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पॉपुलेशन के पास बहुत पैसा था, एवरेज पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। ठीक है, अब हम रीसेंट जो डाटा अगर देखेंगे, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो एनपीआई हम कहते हैं, उसमें जो गरीबी दर है, जो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है उसका खैर जो फिगर है वो चेंज होता रहता है, लगभग $3 है पर डे, प्लीज क्रॉस चेक दैट। उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी में लगभग हम खत्म हो चुके हैं, मतलब लगभग एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में खत्म हो चुकी है एज पर मेनी डाटा ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डाटा। और उसके अलावा बट हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी भी है, उसको लेकर बहुत सारा आपको डाटा देखने को मिलता है। बट 45% पॉपुलेशन जो है फर्स्ट नेशनल सैंपल सर्वे के तहत गरीबी रेखा से नीचे थी। As per census 2011, which of the following states has the lowest literacy rate? Lowest literacy rate in states में किस में सबसे कम है, मतलब लिटरेसी रेट सबसे कम किस में है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा। अब डिलीबरेटली इसने 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दी और एक ईस्टर्न स्टेट दे दी। जनरली आपके दिमाग में आएगा अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पहाड़ी इलाका है और वहां जो है लिटरेसी रेट कम होगा, बट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, आंसर इज उड़ीसा। रादर मिजोरम में तो वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। सो मेघालय में लिटरेसी रेट 74%, मिजोरम में 91 एंड और मिजोरम का 2011 का डाटा, अभी रीसेंट डाटा देखोगे तो इट इज क्वाइट हाई। ठीक है, फुल फंक्शनल लिटरेसी के रूप में उसको देखा भी जाता है। लिटरेसी रेट इज ओडिशा में 72.9 अप्रोक्सीमेटली। By which of the following acts was the Board of Control formed in the East India Company? Regulating Act 1773, Pitt's India Act, Government of India Act 1858. So it was Pitt's India Act 1784. Now it is very important. देखो रेगुलेटिंग एक्ट जब लेकर आए, थोड़ा कहानी पीछे से शुरू करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बीच में डुअल सिस्टम चला। ठीक है जी, बैटल ऑफ बक्सर कंसोलिडेट किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स भी आए। फिर 1773 में जाके उनको लगा कि नहीं यार, ये सिस्टम नहीं चल रहा, कि हम पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया, ठीक है, और एक गवर्नर जनरल बनाया बंगाल में, पावर्स को कंसोलिडेट करने के लिए। देन सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इनटू द फंक्शंस, दे थॉट कि भाई ये नहीं सच चल रहा। देन दे और वहां की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल भी करना चाहती थी। देन दे ब्रॉट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ हाउ डिड दे कंट्रोल, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया? अब उन्होंने क्या किया, दो जो है यहां पर बोर्ड्स बनाए। एक आपका ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब देखो कंट्रोल को ऐसे समझो, पॉलिटिकल कंट्रोल करना। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट, दिस एक्ट passed by the British Parliament to exercise government control over East India Company's एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सो ये जो है सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को देख रहा था। ठीक है जी, और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर शब्द कहां आता है? कंपनीज में आता है। तो ये जो कंपनी के जो कह लीजिए बिजनेस अफेयर्स थे, उनको देख रहा था। तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहां पर वो लेकर आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरसॉ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी मैनेज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल एक्टिविटीज को देख रहा था कंपनी की, और वही कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे वो कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने लाइक चार्टर एक्ट्स उनके शुरू हो गए। ठीक है,
1793, फिर 1813 आया, फिर 1833, 1853 आया, फिर 1857 का रिवोल्ट होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है जिसमें डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल आता है, फिर 1862 का आता है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया, फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये पूरी कहानी है। मतलब आपको अगर आप हिस्ट्री का जो है अगर आप सेशंस पढ़ेंगे, मैंने सेशंस लिए भी हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ आ जाएगी अगर आपने वो एक बार देख लिया तो। As per the Treaty of Amritsar 1809, what would be the boundary of Maharaja Ranjit Singh's empire? महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर का बाउंड्री क्या था? सो दैट वाज द सतलुज रिवर। ठीक है जी, सतलुज रिवर बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये था, मतलब सतलुज रिवर के जो वेस्ट में है वो महाराजा रंजीत सिंह है, और यहां ईस्ट में क्या है ये आपका ब्रिटिश एम्पायर है। अब ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत सही था। आप सोचो कि यहां पे महाराजा रंजीत सिंह कंसोलिडेट करके बैठे हैं, अफगानिस्तान और जो नॉर्थ वेस्ट से कंट्रोल अटैक्स होते थे उससे बचे हुए हैं। उतने टाइम में उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से मित्रता करके रखी और बाकी जगह उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करते रहे। ठीक है, सो एज द बाउंड्री बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह, सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश टेरिटरीज, सो दैट वाज द आइडिया। Okay. In October 2022, which of the following political parties was allotted the two swords and shield pole symbol by the Election Commission of India? So that is the Shiv Sena, क्योंकि शिव सेना को लेकर ही ये काफी ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज, एक उद्धव ठाकरे, उनकी जो है मतलब उनकी शिवसेना अलग हुई, और एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है जो मुख्यमंत्री बने, अब प्रेजेंटली जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी पार्टी वो उन्होंने अलग बनाई। The two swords and shield symbol was allotted to Shiv Sena by the Election Commission. So this was a part of resolution of disputes related to the party symbols. ठीक है जी, रिजर्व सिंबल्स एक्सक्लूसिवली अलॉटेड टू रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज। फ्री सिंबल्स होते हैं जो जनरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। तो ये जो सिंबल था यहां पर मिला, और दूसरे को मशाल वाला सिंबल मिला था, दूसरे को मशाल वाला सिंबल मिला। Okay, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2021 was introduced in Rajya Sabha by whom among the following Minister of Tribal Affairs? तो ये जो अमेंडमेंट बिल है कौन लेके आया था उस समय, मतलब कौन थे? तो वो थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय पर। ठीक है जी, इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ठीक है जी, टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सर्टेन स्टेट्स इंश्योरिंग द प्रॉपर रिकॉग्निशन। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा बीच बीच में मंत्रियों के बारे में पूछ रहा है, राज्यसभा एमपी जैसे राघव चड्ढा के बारे में पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सुल्तान अबू बकर शाह वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ठीक है जी, ये सुल्तान अबू बकर शाह जो है किस डायनेस्टी से था? सो दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। ठीक है जी, इसको लेकर मैंने कई बार ट्रिक बताई है, SKTSL। ठीक है जी, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, तो साउथ कोरिया टू श्रीलंका, साउथ एस से हो गया स्लेव डायनेस्टी, फिर के खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, आखिरी में लोधी डायनेस्टी। ठीक है जी, ओके, तो बिलोंग टू तुगलक डायनेस्टी विच रूल्ड ड्यूरिंग द 14th century. So Abu Bakr Shah Tughlaq, Muslim ruler of Tughlaq dynasty, son of Zafar Khan, and after Ghiyasuddin Tughlaq, who had succeeded the Sultan Firoz Shah Tughlaq, was murdered. Abu Bakr को जो है तुगलक डायनेस्टी का कह लीजिए एक रूलर बनाया गया। However, his uncle Muhammad Shah also desired to be ruler, struggled against Abu Bakr. तो फाइनली मोहम्मद शाह जो है अटैक करता है दिल्ली में टू क्लेम द थ्रोन। अबू बकर को हरा दिया जाता है एंड मोहम्मद शाह जो है सक्सीड करता है एज अ किंग। आफ्टर हिज डिफीट अबू बकर वाज इम्प्रिजन्ड एंड डाइड सून आफ्टर। ठीक है जी, तो ये कहानी रही अबू बकर की। द रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रेवेन्यू रिसीट्स, रिटर्न रिसीट्स, प्रिंसिपल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। देखो ये दो टर्म्स यूज नहीं होती हैं सच। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स, देखो कैपिटल रिसीट्स होती हैं जो लंपसम रिसीट्स होती हैं, बल्क रिसीट्स होती हैं। जो बल्क रिसीट्स होंगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें हमें क्या चीज देखने को मिलेगा? जो बल्क रिसीट्स होंगी, कैपिटल रिसीट्स, उनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो कैपिटल रिसीट्स होंगी, अब देखो या तो सरकार एसेट बेचेगी अपने शेयर्स, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बेच दिया 5%, 10%, तो बड़ा अमाउंट आ गया। तो जब आप अपनी शेयर होल्डिंग को बेच रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपने एसेट को कम कर रहे हो।
ठीक है, या कोई बड़ा लैंड पार्सल को बेच रहे हो, ठीक है, तो भी अपने एसेट को कम कर रहे हो। या फिर आप लोन ले रहे हो किसी से। जब आप लोन ले रहे हो तो क्या हो रहा है, तो आप पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, आप पे एक, ठीक है, लायबिलिटी, वो ऋण है जो आपको चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में। तो कैपिटल रिसीट्स में या तो एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटी आएगी, ठीक है। वेयर एज इन द रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें ना तो आप पे कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना आपके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, दैट इज डे टू डे रिसीट्स, ठीक है जी। तो रेवेन्यू रिसीट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सच एज टैक्स रेवेन्यू, फीस कलेक्टेड, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट कर रही है सरकार, या फीस कलेक्ट कर रही है, फीस कुछ भी, जैसे मान लीजिए जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसमें आरटीए फाइल कर रहे हैं तो 10 रुपए की फीस ले रही है। आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए कुछ सर्टन फीस चार्ज कर रही है। या फिर जो कंपनीज का प्रॉफिट आ रहा है उस शेयर होल्डिंग, तो उसमें कोई भी आप, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें भी आपको कोई लायबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें भी कोई लायबिलिटी नहीं है, और ना ही आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। पुलिगट लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना। सो तेलंगाना में तो कोस्ट है ही नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। और कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु साइड की बात करते हैं तो दैट इज द आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। सो लार्ज सॉल्ट वाटर लेगून है ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन आंध्र प्रदेश, नियर द बॉर्डर विद तमिलनाडु। और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है जी। तो ये है आपका पुलिकट लेक की लोकेशन। Which of the following articles of Indian Constitution deal with the cultural and educational rights? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को लेकर कौन से राइट्स हैं, ठीक है जी। तो आंसर है आपका 29 एंड 30। देखो जो आपका 21 है दैट इज राइट टू लाइफ, ठीक है जी। 22 जिसमें ये कहा गया कि डबल जियो पार्टी नहीं होगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। 23 और 24 किससे रिलेटेड है, वो आपका चाइल्ड राइट्स को लेकर है, ठीक है जी। और रिस्ट्रिक्शंस जो है 25 टू 28 रिलीजियस राइट्स हो गए, ठीक है, 25 टू 28 रिलीजियस राइट्स हो गए। तो 29 30 क्या है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। सो 22 आर्बिट्री अरेस्ट, ठीक है जी। और 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। और 24 25 24 इज चाइल्ड लेबर, 25 इज रिलीजन से रिलेटेड है। 26 27 अगेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इससे रिलेटेड आपका। 29 30 इज एजुकेशनल एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Which of the following articles of Indian Constitution talk about the Indian, like talk about the citizenship? Citizenship को लेकर कौन से जो है आपके आर्टिकल्स हैं? सो 5 to 11, देखो 1 to 4 है यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। 5 to 11, ठीक है। फिर आपका 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। फिर आपका जो है 14 से लेकर लगभग 33 34 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं। और फिर 36 टू 51, फिर 51 ए है, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। सो फिर 5 to 11 इज योर सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो इसकी एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक याद रखना। सो आर्टिकल लेज डाउन द सिटीजनशिप, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉस। तो सिटीजनशिप में जो 5 मोड हैं कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी है ब्रेन्ड, ठीक है। ब्रेन से याद रख लेना, ब्रेन्ड। सो बी से हो गया बर्थ, आर से हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट। आई से हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन, एन से नेचुरलाइजेशन, और डी से हो गया डिसेंट। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप में टीआरडी, ठीक है जी। सो टर्मिनेशन, रेनंसिएशन एंड डेप्रीवेशन, ठीक है। या इसको आप रिटार्ड से भी देख सकते हो, रिटार्ड, रिटार्ड। तो आर ई रिनंसिएशन, टी टर्मिनेशन, और डी डेप्रीवेशन, रिटार्ड, रिटार्डेड, ठीक है। चलिए, हु फॉर्म द एसोसिएशन इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज इन मद्रास प्रेसिडेंसी? अब लॉजिकली है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कोई वहां का स्थानीय व्यक्ति ही होगा जनरली, जो वहां की भाषा, वहां का कल्चर समझ सकता है। कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति या महाराष्ट्र का व्यक्ति तमिलनाडु में जाकर विडो रीमैरिज एक्ट को लेकर काम करे, इसकी संभावना कम है। और खासकर तब
जब मतलब ये हम बात कर रहे हैं 100 150 साल पहले की, ठीक है ना, 100 भी नहीं, 150 200 साल पहले की, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, सो वीर सलिंगम पंतलु, ठीक है, सो आंसर इज, इन चारों ऑप्शन में एक ही है, ठीक है, सो आंसर इज 3। सो बाय हिम इन तेलुगु स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्मर के वीर सलिंगम फोकस्ड कैंपेन ऑन विडो रीमैरिज, ठीक है, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन राजमुंदरी में बनाया, जिसमें उन्होंने फंड्स को रेज किया, लोगों को मतलब अवेयर किया, ठीक है जी, राजमुंदरी विडो रीमैरिज एसोसिएशन, नोटिंग दैट इट स्पॉन्सर्ड अ सीरीज ऑफ विडो रीमैरिजेस, हैंडल्ड द पब्लिसिटी एंड लॉजिस्टिक्स। क्लियर है जी। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने भी विडो रीमैरिज की बात करी, ठीक है, बट नॉट इन मद्रास प्रेसिडेंसी, ही वाज मेनली इन बंगाल रीजन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में बंगाल में, अगेन स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को लेकर आते हैं नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब वेस्टर्न यूपी में काफी जो है ये आर्य समाज काफी फैलता है। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। IB ACIO का बैच लाइव है, इफ यू वांट टू गो फॉर इट, और इसके अलावा आपका CDS और CAPF के बैचेस। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप जो वीडियो है, जो 20 क्वेश्चन है, वो आपको हेल्प किया होगा। ये पूरी की पूरी सीरीज है, 6 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ था 2023 में, तो एक शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, हमने हर 6 शिफ्ट के हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 शिफ्ट के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने थर्ड वीडियो में बना रहा हूं। इस तरीके से हम 6 वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।